हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सेस का अगला वीडियो और टेबल्स के ऊपर हम बात करेंगे। आपको आज मैं बताऊंगा कि डेटा कैसे लेके आते हैं एक्सेस में। और जैसे मैंने बोला था आपको कि आपके क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर से रिलेटेड या आपको किसी लैंग्वेज में परेशानी आ रही है तो आप कमेंट्स में वीडियो के नीचे कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। तो विशाल जी ने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था कि वीबीए डेवलपर बनने के लिए क्या वीबीए की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए या फिर कुछ पार्ट्स हैं हम वो सीख सकते हैं और उससे हमें वीबीए डेवलपर जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है मुझे विशाल, ये बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। ये एक लाइन में आंसर नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे कि सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको एक्सेल अच्छा आता है, आपको वीबीए थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो जो हमारी इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है आईजीपी जिसे कहते हैं, तो आईजीपी के थ्रू अगर आपको कंपनी आगे वीबीए डेवलपर का प्रोफाइल दे रही है तो नेचुरली वो आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं रखेगी क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, राइट। और मोस्टली आप जानते होंगे कि आपके काम के साथ साथ थोड़ा सा आपके मैनेजर का भी इसमें बड़ा रोल होता है जो आपको आगे भेजते हैं, रेफर करते हैं, राइट। मैं इसको आपके क्वेश्चन को सभी व्यूअर्स के लिए, सभी मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक जिसे कहते हैं कि समरी इस तरह से आंसर देने की कोशिश करूँगा कि आप चाहे इस फील्ड में नए हैं या ऑलरेडी बहुत पुराने हो चुके हैं, आपको किस तरीके से वीबीए डेवलपर के लिए तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वीबीए इतना बड़ा टॉपिक है, जैसे आपने भी बोला था कि इसमें इतना कुछ है, इतने टॉपिक्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं कि ये बहुत कम एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें आती हों, लेकिन आपको सीखनी चाहिए। बिकॉज डेवलपर का काम ही होता है कि वो सबसे हटके होता है, अलग होता है, तो उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसमें आप जो मेन चीज़ें हैं जिसके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको वेरिएबल्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो वेरिएबल नहीं कि आपने डिक्लेयर कर दिया ठीक है हम इस तरह से डिमाई कर देते हैं इंटीजर बाइट, नहीं। आपको पब्लिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और प्रैक्टिकली उनका यूज़ कैसे होता है आपकी भी आपको पता होना चाहिए। लूप्स के बारे में आपको बिल्कुल बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले लें उसकी बैकबोन है। तो लूप्स आपको सारे आने चाहिए, उसमें किस तरह से ट्वीकिंग कर सकते हैं, इफ फंक्शंस किस तरह से उसमें यूज होते हैं आपको ये आने चाहिए। उसके बाद आपको कलेक्शन लूप्स आने चाहिए क्योंकि कलेक्शन लूप्स जो होते हैं हमारे, वो हमें एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ जो एक ही फैमिली के हैं, जैसे सारी वर्कशीट्स में एक साथ काम करना हो, सारी वर्कबुक्स में एक साथ काम करना हो, सारे पिवट्स में एक साथ काम करना हो, सारे चार्ट्स में एक साथ काम करना हो, सारे फोल्डर्स के साथ आपको एक साथ काम करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए कलेक्शन लूप बहुत ज़रूरी है और कलेक्शन लूप किसी भी मायने में लूप से नीचे नहीं है। तो कलेक्शन लूप आपको आनी चाहिए क्योंकि डेटा कंपाइल एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शीट से दूसरी शीट में डेटा ले जाना, 50 शीट से उठा के डेटा एक जगह कंपाइल करना या अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको कलेक्शन लूप्स आते हैं। वीबीए में फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप उनको सीखें, लेकिन आपको इनबिल्ट फंक्शंस जरूर आने चाहिए, स्पेशली जैसे वीलुकअप वगैरह या स्ट्रिंग्स के जितने क्लास में हमें वीबीए में फंक्शन मिलते हैं, मिड लेफ्ट राइट, वो आपको लूप्स के अंदर किस तरह से यूज किए जाते हैं वो आने चाहिए वीबीए में, क्योंकि ऑटोमेशन तो आपकी लूप्स के थ्रू ही होती है, राइट। उसके बाद आपको यूजर फॉर्म्स आने चाहिए। यूजर फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप डैशबोर्ड्स बिना यूजर फॉर्म के नहीं बना पाएंगे इतने शानदार, राइट। यूजर फॉर्म्स का आपको हर कंट्रोल का पता होना चाहिए, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग होती है और उसमें किस तरह से आपके वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, राइट। क्योंकि यूजर फॉर्म्स में आपने देखा होगा जब आप किसी मॉड्यूल से यूजर फॉर्म्स के को कॉल करते हैं तो उसमें यूजर फॉर्म के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बना सकते, तो वो मॉड्यूल में बनाते हैं और उनको वहां से कॉल किया जाता है, ठीक है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी प्रोग्रामिंग में जान ला के रख देगी, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी ऑटोमेशन कर सकते हैं, वो है वीबीए इवेंट्स। इवेंट्स जिनको नहीं पता थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कई बार ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो खुद ब खुद रन हो जाए। जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर मैं इस एक्सेल शीट में कुछ चेंज कर दूँ तो वो चेंज ना हो, मैं इस एक्सेल शीट में कुछ चेंज कर दूँ तो उसका लॉगर ट्रैकर बन जाए, या फिर मैं ये फाइल क्लोज करूँ तो फाइल क्लोज होते बैकअप बन जाए, या फिर जब ये फाइल ओपन हो तो इस फाइल का पिवट रिफ्रेश ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कहते हैं इवेंट्स, बिकॉज इसमें यूज़र की तरफ से कोई इनपुट नहीं जाता है, हम किसी बटन पे क्लिक नहीं करते, हम कहते हैं कि कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तो ये मैक्रो अपने आप आपका वीबीए प्रोग्राम जो आपने बनाया है वो फायर हो जाए,
ठीक है। तो इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अदरवाइज आप फोल्डर्स के अंदर अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो आप उन पर काम नहीं कर पाएंगे। स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी से कहते हैं फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये भी आपको आनी चाहिए, हर हालात में ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मुझे वीबी डेवलपर का जो है इंटरव्यू दे देना चाहिए। ठीक है। बाकी तो जितना आप इसमें डाइव करेंगे, जितने आप इसमें कूदेंगे, उतनी चीज़ें आपको और पता लगती रहेंगी। ठीक है। जो बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, एक और इसमें आपको एक्सेस की कनेक्टिविटी आनी चाहिए। बहुत लोग आपसे पूछते हैं कि वीबी के साथ एसक्यूएल का भी यूज़ आपको पता होना चाहिए, तो वो क्यों मांगते हैं? बिकॉज एक्सेल में हमेशा आप काम करें ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर हो, आपकी कंपनी में यूज़र हो, या फिर आपके पास कोई और डेटाबेस यूज़र हो, या एमएस एक्सेस जिसे मिनी डेटाबेस कहते हैं, तो वो आप वीबी के थ्रू एक्सेल में डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सेस एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आप बिल्कुल भी वीबी डेवलपर के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर आपको नहीं आती हैं तो आप सोचे बिना आप उन चीज़ों को पहले करें। अब जो रही बात की जो चीज़ें आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, बट आपको उनको करना चाहिए, वो है वीबी की क्लासेस। वीबी की क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं भी अभी इसको सीख रहा हूँ, मुझे पूरा नहीं आता है, लेकिन ये भी आप सीखें जब भी आपको टाइम लगे। ठीक है। वीबी डिक्शनरी है, वीबी डिक्शनरी का भी यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं आता है तो फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप वीबी डेवलपर फिर भी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में मैंने लास्ट टाइम बात की थी, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो है तो बहुत यूनिक है, तो बहुत पावरफुल, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो उसके बावजूद भी आप वीबी में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको जनरली कुछ टॉपिक्स दिए हैं जो छोड़ सकते हैं आप फिलहाल के लिए, करने सारे हैं, लेकिन जो आने चाहिए वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमेशा याद रखिए कि वीबी इतना नहीं है, वीबी से आप किसी भी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। वीबी के थ्रू आप सैप को कनेक्ट कर सकते हैं, वीबी के थ्रू आप ओरेकल को कनेक्ट कर सकते हैं, वीबी के थ्रू एक्सेल आउटलुक एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, सारी ईमेल्स कंट्रोल कर सकते हैं, एमएस वर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, पावर पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट्स में आप या कोई कॉलीग आपका प्रेजेंटेशंस बनाता है जिसमें घंटों लग जाते हैं, तो आप वो उनको हेल्प कर सकते हैं उसमें। तो ये जो है ये बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं। तो अगर आप वीबी डेवलपर बनने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, एरएस का बिल्कुल फोकस रखें, एरएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरएस के बिना आप वीबी में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स की बात की, लूप्स की बात की, कलेक्शन लूप्स की बात की, यूजर फॉर्म्स की बात की, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास की बात की जो कि स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी का पार्ट है, और एरएस की बात की। फंक्शंस पे मैंने आपको बोला यूटीएफ जरूर करें, बट इनबिल्ट तो आने चाहिए, खासकर वी लुकअप जैसे, बिकॉज इसमें हम डेटा लुकअप बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर करें और उसके बाद अपना वीबी इंटरव्यू आप दे सकते हैं। बाकी जब आप किसी फील्ड में चले जाते हैं तो उसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप बहुत चीज़ें और सीखते हैं। तो थैंक यू गाइस अपना टाइम देने के लिए, और चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे और एक्सेस का ये वीडियो देखते हैं आज। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम टेबल्स की शुरुआत करते हैं एक्सेस में। आपने पिछला वीडियो देखा होगा। टेबल्स हमारा डेटा स्टोर करते हैं, जैसे एक्सेल में हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं, और ये कुछ टेबल्स बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। तो मैं इन्हें इकट्ठा शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। एक्सेस में मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन आती है टेबल्स में वो बाहर से आती है। अब वो एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, वो कोई और डेटाबेस भी हो सकता है, वो एक्सेल फाइल भी हो सकती है, वो CSV फाइल भी हो सकती है, वो TXT फाइल भी हो सकती है। बात यह है कि आप वहाँ डेटा लेके कैसे आएंगे उसमें। ठीक है। तो इसके लिए हम कोई भी अपनी एक सिंपल इसको समझने के लिए एक कोई भी एक्सेल फाइल मैं इसमें खोल लेता हूँ। एक्सेल फाइल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे एक्सेल होगा वैसी टेक्स्ट फाइल होगा, वैसी CSV फाइल होगा। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं, आप इजीली अपना डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेस में एक्सेल के साथ और बाकी जो भी हमारे टेक्स्ट फाइल्स होते हैं उसमें काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर के साथ भी काफ़ी हम डेटा एक्सचेंज करते हैं इसके थ्रू। तो जैसे अभी आपको समझाने के लिए मैं एक नॉर्मल एक्सेल फाइल बनाता हूँ, और उस एक्सेल फाइल में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी डेटा रख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो जैसे मैं इसमें नेम लिख देता हूँ, name1। ठीक है। और फॉन्ट में इसका बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा है नहीं। और लेट्स से हम इसमें लिख देते हैं स्टेटस। ठीक है। और मैं इसमें डाल देता हूँ लेट्स से मेल एंड फीमेल, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस एक्सेल फाइल को हम लोग
एक इसमें हम जैसे मार्क्स भी रख लेते हैं, कुछ भी मार्क्स रख लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सर्वर पे सेव कर सकते हैं, आप इसको अपने डेस्कटॉप पे, डी ड्राइव पे, जहाँ भी आपको सेव करना आप कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्सेस होना चाहिए। सर्वर से मेरा मतलब है कि नॉर्मली आपकी कंपनीज में एफटीपी वगैरह बनाया होगा, कोई शेयर ड्राइव पाथ जैसे बनाया होता है, राइट। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और इसको हम सिंपल सेव कर देते हैं। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ इम्पोर्ट डेटा, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। और डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, हमें मालूम है। इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, हम चलते हैं अपने एक्सेस में। अब आप यहाँ राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके देखें, यहाँ पे आपको जनरली इंपोर्ट का एक ऑप्शन आता है जो अभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी कोई टेबल क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा में जाके देखते हैं। एक्सटर्नल डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेव्ड इंपोर्ट आते हैं, सेव्ड एक्सपोर्ट आते हैं। स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये कुछ और है। ये आप जब एक बार इंपोर्ट कर लेंगे तो उसको तो रिपीट करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हमें इसमें क्या करना होगा कि ये जब अब जैसे मुझे अब टेबल इंपोर्ट करना है तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा। मैं क्रिएट में जाऊंगा और एक टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। टेबल हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल हम बाहर से भी जो है लेके आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो अभी जैसे ये टेबल 1 बन गया मेरा, ये आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप इसको क्लोज करते हैं सिंपल। सॉरी, दोबारा चलते हैं। टेबल क्रिएट करता हूँ मैं। हम इसमें क्या करते हैं, मैं इसमें इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। यहाँ से आप डिज़ाइन व्यू में जाएँ और यहाँ पे इसको टेबल को सेव कर लें, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इसके हेडर्स हम दे देते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम, इस तरह से। ये है इसकी डेटा टाइप। आप डेटा टाइप अपने हिसाब से चूज कर लें। मैंने दोनों की डेटा टाइप टेक्स्ट कर ली है। ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे। मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए टेबल 1 हमारा जो है वो बिल्कुल चलने का तैयार हो गया है। हम यहाँ पे डेटा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हम खुद भी लिख सकते हैं। खुद लिखना हम बहुत कम करते हैं, जैसे मैंने बोला है, बिकॉज मोस्टली हमारा डेटा इतना बड़ा होता है तो बाहर से आता है। बट एनीवेज इसको क्लोज कर देते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखिए इंपोर्ट आ गया। तो एक्सेस में एक टेबल होगा तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करेंगे, हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। एसईओ से भी चलता है, या आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, स्किल सर्वर भी है, ओडीबीसी, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल फाइल, ठीक है। हमें एक्सेल में चाहिए तो हम एक्सेल से इसको डेटा को इंपोर्ट कर देंगे। तो एक्सेल पे आप क्लिक कीजिए, इसके बाद ये 3 ऑप्शन आएंगे। 2010, 13, 16 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सेम रहेगा। अगर आपको इंपोर्ट करना तो आप इंपोर्ट करेंगे, अगर आपको ऑलरेडी किसी टेबल में डेटा डालना है तो आप अपेंड करेंगे, और अगर आपको लिंक करना है तो आप लिंक करेंगे। लिंक में क्या होता है कि फिर वो इंपोर्ट नहीं होगा बट उसकी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हम इंपोर्ट करेंगे इसको सिंपल और ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद ये हमें ऑप्शंस देगा सारी, जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शंस आती हैं। तो ब्राउज करके फाइल आप देंगे इसको, फाइल के बाद फाइल सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करें, और वो डेटा जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो फाइल ओपन में चलते हैं एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये देखिए एक्सेस आपका, यहाँ से आप इसको, ये जो आपकी एक्सटेंशन है देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल एक्सटेंशन आ रही है, तो इसमें मुझे सिर्फ एक्सेल फाइल से ही दिखेंगे, ठीक है। सो हमारी जो फाइल है मेरे ख्याल से उसका नाम जो था वो इंपोर्ट डेटा था। ये डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पर, क्लिक ओके करें और अब आपको विंडो दिख जाएगा। ये देखिए ये खुद दिखता है आपको। फर्स्ट रो चाहिए हमें, हेडर चाहिए, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, नेक्स्ट कर दें। डेटा टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना हो। नॉर्मली हम कुछ नहीं चेंज करते हैं बट हमारे पास चॉइस होता है और ये कई बार बड़ा यूजफुल होता है, आने वाले सेशंस में देखेंगे। प्राइमरी की आपको नहीं चाहिए, प्राइमरी की बात हम बाद में करेंगे, आप नो कर दें, नेक्स्ट कर दें, और नेक्स्ट के बाद शीट टू इंपोर्ट टू टेबल, टेबल का नाम आपको यहाँ देना होगा। तो टेबल का नाम आप, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा एशिया क्लाइंट का एक डेटा, मैं इसका नाम एशिया देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। सेव इंपोर्ट स्टेप, अभी मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका डेटा जो है ये एशिया का यहाँ पर आपको देखो दिख जाएगा। तो जब एक बार डेटा आ गया
तो उस डेटा पे हमारे काम जो है वो शुरू हो जाएंगे, राइट। अगर मुझे यहाँ पे जैसे टेबल 1 है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, इसको लेके जाना है कहीं पे, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट किया जाए और एक्सेल में किया जाए, तो आप ये डेटा एक्सेल में भी ले जा सकते हैं। फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेटिंग रख लें, नहीं तो नहीं। मैं इसको सिंपल छोड़ देता हूँ। जब आप टेबल को एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेस अपने आप आपको फाइल भी क्रिएट करके दे देगा। आप ब्राउज करके जा सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और मैं करता हूँ ओके, ठीक है। ओके करने के बाद क्या होगा, ये देखिए क्लोज कर देते हैं और मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और हम यहाँ पे ढूंढेंगे अपनी फाइल जो होगी टेबल 1, ठीक है। ये देखिए टेबल 1, इसको मैं ओके करता हूँ और इसमें हमारे पास वो डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया, बिल्कुल एकदम सही डेटा आपका है। शीट का नाम भी टेबल 1 हो गया है। तो आप चाहते तो टेबल 1 का नाम चेंज कर सकते थे, बट हमने नहीं किया, ठीक है। तो एक्सेस में आप एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ओडीबीसी, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन बाकी चीज़ों से बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। टेबल को अगर आपको रीनेम करना हो, राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप टेबल को रीनेम कर सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि एशिया, लेट्स से डॉलर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें स्पेशल कैरेक्टर आपके जो है सेव हो जाएंगे, बट नाम आप कुछ ऐसा दें जो बढ़िया हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी टेबल होता है उसको टी से लिख देते हैं, ताकि हमें बाद में जब कभी बहुत सारे टेबल सर्च करने हों, उसमें फॉर्म्स भी हो, उसमें क्वेरीज भी हो, तो हम यहाँ पे सिर्फ टी लिखें तो टी से सर्च हो जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छे आपके हैबिट्स हैं जो आपको एक्सेस में डेटाबेस में बड़ी हेल्प करते हैं। तो एनीवेज ये रीनेम था। रीनेम पे आप F2 भी कर सकते हैं अगर आपको इसको हाइड करना है। ये सब चीज़ें जो है ये अभी फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद आपको ओपन करना, आप ओपन कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और ये है डिज़ाइन व्यू, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में क्या होता है कि डिज़ाइन व्यू में हमारे पास एक्सेस में क्या होता है कि डेटा के ऊपर हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं, जैसे नेम है, स्टेटस है, मार्क्स है। अब यहाँ पे आप जो चीज़ फील्ड को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ दिख जाएगा आपको जनरल और लुकअप में। जनरल में जैसे हम जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वैलिडेशन रूल है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि भाई वैलिडेशन रूल है लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। और वैलिडेशन टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं जो भी प्रॉम्प्ट आपको देना है। जैसे मैं कह देता हूँ इनवैलिड, इनवैलिड है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे, यहाँ से आप क्लोज कीजिएगा, यस करता हूँ। डेटा इंटीग्रिटी रूल्स हैव बीन चेंज्ड, एग्जिस्टिंग डेटा मे नॉट बी वैलिड। एक्सेस में लोगों को बहुत, वो काम तो कर लेते हैं लेकिन उनको एरर्स का मतलब नहीं समझ आता है, क्योंकि एक्सेस के एरर्स जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, ठीक। डेटा इंटीग्रिटी रूल्स का मतलब ये होता है कि भाई आपने पहले एक टेबल बनाया, तो टेबल के डिजाइन में ऑलरेडी कोई रूल तो आपने लगाया नहीं और डेटा उसमें आ गया। अब हो सकता है वो डेटा आपके उस रूल के अगेंस्ट हो, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि डेटा इंटीग्रिटी रूल हैव बीन चेंज्ड, एग्जिस्टिंग डेटा मे नॉट बी वैलिड। मतलब कि जो ऑलरेडी इसमें डेटा डला हुआ है, हो सकता है उसमें कहीं पे मार्क्स जो है वो लेस ग्रेटर देन 100 हो, तो वो ये कह रहा है कि वो वैलिड नहीं होगा न्यू रूल्स के लिए। और ये प्रोसेस वो चेक करेगा, डू यू वांट द डेटा टू बी टेस्टेड विद द न्यू रूल। आप यस कर देंगे तो यस होगा, आप नो कर देंगे तो नो। मैं जैसे यस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एग्जिस्टिंग डेटा वॉयलेट्स द न्यू सेटिंग फॉर द वैलिडेशन रूल। Do you want to keep the testing with the new setting? To keep the new settings, continue testing, click yes. To revert to the old setting, click no. तो आपको ये सारी ऑप्शंस दे रहा है। हमने टेस्टिंग उसकी कर ली है, ठीक है। तो जब हम उसकी टेस्टिंग करके गए तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ से, अब जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे जब जाएंगे और यहाँ मार्क्स में जाएंगे तो ये हमेशा आपको यहाँ पे रूल दिखेगा लेस देन 100 का, ठीक है। अब हुआ क्या है कि वो जो उसने आपको प्रॉम्प्ट दिया था उसमें देखा होगा कि 435 का नंबर है, 435 is not, it is greater than 100, so it prompted you, it triggered an alarm कि भाई ये डेटा इंटीग्रिटी से हमारा चैलेंज हो रहा है, डेटा इंटीग्रिटी को खराब कर रहा है, राइट। तो बात ये है कि उसने अलाउ कर दिया। अब अगर मैं कोई जैसे कोई नई एंट्री मारता हूँ, जेम्स मेल, और मैं इसमें लिखता हूँ कि 101, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इनवैलिड है, समझे। तो ये
अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि 100 है तो लेस देन इक्वल्स टू 100 हमने किया था तो ये अलाउ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि वो प्रॉम्प्ट इसलिए आया था बिकॉज आप ऑलरेडी डेटा डाल चुके हैं। जनरली डिज़ाइन पहले बन जाता है टेबल्स का, उसके बाद फिर हम सारा डेटा उसमें एंटर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 434 है तो मैं इसको अगर डिलीट करके 9 कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये चेंज तो हो ही सकता है बिकॉज लेस देन 100 हम तो लेके चल ही रहे हैं। हाँ, लेकिन अब अगर आप ये कहो कि भैया अब 699 हम कर 609 कर देते हैं तो नहीं आप कर पाओगे। जो डेटा ऑलरेडी डल गया वो कहता है उसको जब तक आप छेड़ोगे नहीं मैं कोई पटाखा नहीं बजाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने उसको छेड़छाड़ कर दिया तो फिर पटाखे बजेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वेल ये आपको मैंने क्या चीज बताई ओवरऑल। अब वैलिडेशंस काफी हैं, रूल्स काफी हैं, आगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपको एक इसमें एक डिफरेंस मिला एक्सेल के साथ कंपेयर करने का कि एक्सेल में नॉर्मली हम जब डेटा जो है हम जैसे आप कहीं से भी लेके आए, चाहे टेक्स्ट फाइल से लेके आए एक्सेल में, या फिर जनरल तुम एक्सेल टू एक्सेल ही करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। खैर एक्सेल से भी आ सकता है, स्किल सर्वर से भी। हमारे पास वहाँ पे वैलिडेशंस नहीं होते। इसमें हमारे पास वैलिडेशंस बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं हम वैलिडेशन लगा नहीं सकते, वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, डेटा वैलिडेशन है उसमें हमारे पास, बट इसमें बहुत ईजी है। इसमें आप सिर्फ अपने डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसको आज ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर हम बहुत जल्दी नए वीडियो में।